नमस्कार, मैं हूं दिशा कटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन। बातेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। 100 सालों के लंबे इंतजार के बाद मां अन्नपूर्णा काशी पहुंच चुकी है। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम को काफी अच्छे से सजाया गया है। आपको बता दें कि साथ ही जरा जरा पुष्प वर्ष, डमरू डल और घंट घाटियां बजाकर माता की राजस्थर में आरती उतारी रही है। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा की पूर्ण स्थापना यात्रा रविवार रात जौनपुर पहुंची है और आपको बता दें कि सबसे पहले शनिदेव देर रात यात्रा अयोध्या पहुंची थी और आज सुबह 5 बजे के लगभग जब माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा काशी पहुंची तो लोगों में अन्नपूर्णा की प्रतिमा का नजर नहीं हटा पा रहे थे। आज माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आगामी में हुई है। साथ ही 11 विधि विधान से माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना होगी। आपको बता दें कि काशी में माता की प्रतिमा 11 घंटे लेट पहुंची है। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा देवी मूर्ति की वापसी 100 साल बाद, आपको बता दें कि 100 साल बाद कनाडा से अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति वापस पहुंची है और आपको बता दें कि करीब 11 घंटे लेट पहुंचे, जिसके बाद जनता ने उनकी मूर्ति से अपनी नज़र नहीं हटा पाई। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना कर स्थापना मूर्ति की करी है और ये भी बता दें कि मूर्ति 11 घंटे लेट पहुंची है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो भी दिखाया जाएगा। गौरतलब है कि वायुसेना द्वारा एयर शो के लिए पूर्वाभ्यास एक्सप्रेसवे पर 3.1 किलोमीटर लंबाई वाली हवाई पट्टी पर किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के परिवहन विमान C-130 से आप बताते सुपर हरक्यूलिस एक्सप्रेसवे पर कल अपना कमाल दिखाएंगे और ये भी बता दें कि पीएम मोदी 42,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे वह 6 लेन वाला राजमार्ग लखनऊ के पूर्वी यूपी से जोड़ता है, जिसमें बाराबांकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिले शामिल है। आपको बता दें कि कल यानी कि 16 नवंबर को पीएम मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और आपको बता दें कि इसमें एयर शो भी एक आयोजित किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि 42,000 करोड़ की लागत से इस को तैयार किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान भी दौड़ने वाले हैं और पीएम मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि करीब 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और जो सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिले और अयोध्या में शामिल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार ने न केवल प्रदेश को बर्बाद किया है बल्कि किसानों को भी कुचला है और महंगाई बढ़ाई है। यादव ने कहा कि भाजपा ने जैम भेजा तो हम उनके लिए बटर भेज रहे हैं। सपा प्रमुख यादव ने कुशीनगर जिले में रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यदि सपा सत्ता में आए तो गरीबों को लगातार खाना दिया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जैम वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इधर उधर के जैम मत ढूंढिए, जैम अकेले अच्छा नहीं लगता है। सब लोगों ने सुबह नाश्ता किया होगा और बिना बटर के आप भी नहीं चलोगे और ये भाजपा वाले नहीं जानते कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता। यादव ने कहा कि बिना बटर के कुछ नहीं हो सकता। बटर का मतलब अगली बार बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि उन्होंने जैम भेजा है तो हम उनके लिए बटर भेज रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पे निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने अगर जैम भेजा है तो हम उनको बटर भेजेंगे, क्योंकि बिना बटर के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतना जान लीजिए कि उन्होंने जैम भेजा है तो हम उनके लिए बटर भेजेंगे। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पशुपालन और मत्स्य विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि राज्य सरकार गायों के तत्काल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही पुलिस को आपातकालीन सेवा 112 के समान ही अभिनव एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। इस सेवा को शुरू करने के लिए 515 एम्बुलेंस तैयार कर ली गई है। संवाददाताओं से वार्ता में कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश पर यह सेवा प्रारंभ करने के लिए कहा है। प्रत्येक एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सा स्टाफ के 2 सदस्य तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी तथा इसके लिए लखनऊ में एक कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा। उनके अनुसार इसी सेवा के लिए जो भी कॉल करेगा उसके पास 15 से 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी तथा इस सेवा को अगले माह शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब गायों की चिकित्सा के लिए भी एम्बुलेंस तैयार करी जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह 112 नंबर है उसी तरह से गायों के लिए भी अब एक एम्बुलेंस तैयार की जा रही है जिसमें एक चिकित्सक के साथ 2 स्टाफ मौजूद रहेंगे और जहां इसके लिए एक कॉल सेंटर भी लखनऊ में तैयार किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि कॉल करने पर 24 घंटे के अंदर आप उस पर कॉल कर सकते हैं, जिसको कॉल करने के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस स्थान पर पहुंच जाएगी। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद वीडियो स्वागत है आपका एफएम न्यूज पे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। साथ ही साथ आपको बता दें कि अन्नपूर्णा की प्रतिमा को 100 साल बाद कनाडा से वापस लाया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे वाराणसी में जरा जरा पुष्प वर्षा, डमरू दल, घंटा, घटियाल बजाकर माता की रास्ते भर में आरती उतारी गई है। आपको बता दें कि मां अन्नपूर्णा की पूर्ण स्थापना यात्रा रविवार रात जौनपुर पहुंची और
आप बता दें कि रस्से पहले शनिदेव देर रात यात्रा अयोध्या पहुंची थी। आज सुबह 5:30 बजे के लगभग जब माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा काशी पहुंची तो लोग माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा से नजर नहीं हटा पा रहे। आज आपको बता दें कि आज माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आगामी में हुआ है। साथ ही 11 विधि विधान से माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना होगी। आपको बता दें कि काशी में माता की प्रतिमा 11 घंटे लेट पहुंची है। 100 साल पहले मूर्ति की चोरी के बाद आपको बता दें कि कनाडा से वापस पहुंची है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे स्थानीय संपादक विष्णु जी जुड़ गए। विष्णु जी, अन्नपूर्णा देवी की जो मूर्ति है जो कनाडा से 100 साल बाद वापस आई है, निश्चित रूप से सभी लोग इससे खुश हैं कि माता अपनी मूल स्थापना पर विराजमान हो रही है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में और बनारस में जनता की किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है? जी दिशा जी, मैं बताना चाहूंगा कि 100 साल बाद ये मूर्ति वापस आई है। प्रधानमंत्री जी ने काफी प्रयास किए कनाडा से वापस लाने के लिए। जो अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति आने का लोगों ने कई जगह स्वागत किया है। जगह जगह पे फूलों की वर्षा की गई है, पूजा अर्चना किया गया है। इसके लिए प्रदेश में तमाम जगह पे अच्छे लोगों की भावना, धार्मिक भावना सब प्रकट होती सामने दिखाई दे रही है। जी, तो विष्णु जी, इस सरकार के प्रयास से ये मूर्ति वापस आई है, तो अब सरकार किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है कि ये मूर्ति या किसी भी मूर्ति की अब दोबारा कभी चोरी ना हो पाए? जी हाँ, वो जो ये मूर्ति आई है इसकी स्थापना की गई, इसके साथ ही वहाँ पे सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर दिए गए। वाराणसी कमिश्नरेट को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि इसकी सुरक्षा के अलग प्लान अपने हिसाब से बना के रखे हैं। इसके अलावा जो है LIU की जो यूनिट है उसको एक्टिव कर दिया गया है वहाँ के लिए, और सुरक्षा के अन्य प्रबंध भी किए जाएंगे इसमें। जरूरत पड़ी तो यहाँ पर पैरामिलिट्री जो CRPF वगैरह है उसकी भी यहाँ पे तैनाती की जा सकती है। जी, तमाम काशी विश्वनाथ में किया गया है। जी, तमाम जानकारी साझा करने धन्यवाद विष्णु मोहन जी। बढ़ते अगली खबर की ओर। लक्ष्य 2022 के तहत यूपी के बुलंदशहर में आज कांग्रेस ने प्रतिज्ञा सम्मेलन का आगाज कर दिया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर से शुरू हुई इस सियासी रणभरी की कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शिरकत की और पद अधिकारियों से बात भी की है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बागपत समेत सभी 14 जिलों के कांग्रेस पद अधिकारियों के साथ एक एक करके बात की है। प्रियंका गांधी ने ग्राम पंचायत स्तर के साथ साथ ब्लॉक और जिला स्तर के पद अधिकारियों से भी बात की है। आपको बता दें कि और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ लेवल की तैयारियों को जानने की कोशिश उन्होंने की है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस पद अधिकारियों ने युवा, महिला, किसान और बेरोजगारी की गंभीर समस्याओं को लेकर गांधी ने सामने अपनी बात रखी है। और वहीं प्रियंका ने पद अधिकारियों की बात को बेहद गंभीरता से सुना। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव से किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने आगे ये भी कहा है कि आज़ादी का मतलब सत्ताधारी दल नहीं जान सकता। जिस देश को अपनी बलिदान से नेहरू जी, पटेल समेत तमाम क्रांतिकारियों ने दिलाई, उसका मतलब सत्ताधारी दल भूल गया है। भाजपा को आज़ाद भारत की कमान बिना संघर्ष के मिली है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी उसमें प्रियंका बता दें कि कांग्रेस पद अधिकारियों ने एक प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि तमाम जिलों के पद अधिकारियों से प्रियंका गांधी ने बात की है और उनकी समस्याएं सुनी है, जिसमें उन्होंने किसानों और बेरोजगारी को लेकर भी बात करी है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस से नसीम खान जुड़ गए हैं। नसीम जी, सभी पार्टियां पहले से एक्टिव है और कांग्रेस भी अब धीरे धीरे सक्रिय हो रही है, तो इसमें ये जो प्रतिज्ञा सम्मेलन है इसका क्या लक्ष्य है, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके ये जो प्रतिज्ञा सम्मेलन हो रहा है इसकी गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा। जी, प्रतिज्ञा सम्मेलन कोई हमारा भीड़ का कार्यक्रम नहीं है जी, ये कोई रैली नहीं है। इसमें हमारे पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है, जिससे प्रियंका गांधी जी सीधा संवाद स्थापित कर रही है जी। और ये प्रतिज्ञा सम्मेलन, पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी, जी,
पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का तो सम्मेलन सबने किया है जी। लेकिन पदाधिकारियों का सम्मेलन किसी पार्टी ने नहीं किया। केवल एक पार्टी है जिसको लोग ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कमजोर पार्टी कांग्रेस पार्टी, संगठन की दृष्टि से भी और सरकार की और विपक्ष की दृष्टि से भी। ये आरोप लोग हमारे ऊपर, पत्रकार भी और सत्ता पक्ष भी और विपक्ष के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और राजनीतिक पंडित भी लगाते रहे हैं कि पिछले 30 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है और कांग्रेस पार्टी कमजोर पार्टी है। लेकिन आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में और हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हमने पिछले 4 साल में संगठन पर बहुत अमूलचूल परिवर्तन किया, बहुत काम किया। रात दिन पदाधिकारियों ने, प्रदेश के पदाधिकारियों ने अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में संगठन में गांव स्तर तक पर काम किया है। ये जो हमारा बुलंदशहर के अंदर प्रतिज्ञा सम्मेलन हुआ है, इसमें हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक की कमेटी और हमारे जिला की कमेटी और वार्ड की कमेटी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के केवल शहर के और जिलों के अध्यक्ष आए थे और बड़ा हुजूम 10,000 के आसपास पदाधिकारी इकट्ठे हुए थे, जिनसे हमने ब्लॉक वाइज, जिला वाइज दीदी प्रियंका गांधी जी से बात की और लोगों का हौसला बढ़ा है। हम ये संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लोग ये बोलते थे कि संगठन की दृष्टि में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, वो आज ये देख ले कि दीदी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी बोना साबित कर रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, आप जो ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी भी अपने सक्रिय रूप में दिखाई दे रही है, हम धीरे धीरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम संगठन की दृष्टि में भी सबसे आगे और विपक्ष की होने के नाते सरकार की तानाशाही नीति के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी सड़क पर सबसे आगे है। चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो जो है गोरखपुर का मनीष हत्याकांड हो, चाहे वो अल्ताफ हत्याकांड हो जो पुलिस के संरक्षण में योगी सरकार कराती रही है, चाहे वो सोनभद्र का मामला हो, चाहे वो हाथरस की बेटी का मामला हो। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां अपराध सरकारी संरक्षण में फलता फूलता दिखाई दिया है, वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक सिपाही दीदी प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दिया है। जी नसीम जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है, तो चुनाव में कांग्रेस अपने आप को कहां अंट रही है और कितनी सीटों की वो उम्मीद लगा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कल दीदी प्रियंका गांधी जी ने मंच के माध्यम से अपने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी 403 सीट पर विधानसभा की चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर चुकी है और हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। नेतृत्व ने कहा है, ये हम पदाधिकारी नहीं कह रहे, नेतृत्व ने कहा। रही बात इसकी चुनाव का बहुत कम समय है, उत्तर प्रदेश के अंदर 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात, जो कि आरक्षण देने की नहीं, आरक्षण हमने अपने यहाँ दे दिया है दीदी प्रियंका गांधी जी ने कि हम 40% महिलाओं को लड़ाएंगे। लड़कियों को लड़ने की एक ताकत दी है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज उत्तर प्रदेश की लड़कियों के बीच में एक नारा गूंज रहा है, तो वो ये है, दीदी प्रियंका गांधी का नारा है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं बलात्कार और शोषण के खिलाफ, जिस तरीके से 5-5 साल की बच्चियों का बलात्कार किया जाता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक उन्नाव की बेटी के साथ बलात्कार करते हैं और फिर उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचलने का काम करते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित संगठनों के नेता उन्नाव हाथरस की बेटी, दलित बेटी के साथ बलात्कार करते हैं और योगी की पुलिस उस दलित बेटी का शव उसके परिवार से छीन करके पेट्रोल डाल करके आग लगाने का काम करती है और दीदी प्रियंका गांधी उनके नेतृत्व में खड़ी है। आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। सरकार की नाक में उसकी तानाशाही नीति के खिलाफ सरकार की नाक में नकेल डालने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो प्रियंका जी के नेतृत्व में, अजय लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पूर्ण बहुमत की सरकार की तरफ बढ़ रही है। एक आस, एक उम्मीद केवल प्रियंका गांधी के नाम की लोगों को दिखाई दे रही है। पेट्रोल का बढ़ता रेट, डीजल का बढ़ता रेट, सरसों के तेल का बढ़ता रेट, खाद यूरिया की घोटालेबाजी, गन्ने का रेट ना बढ़ना, किसानों का कर्जा माफ ना होना, स्मार्ट सिटी ना बनना, बुलेट ट्रेन ना बनना, आतंकवाद का पनपना, ये सारी केंद्र से लेकर के नसीम जी तमाम जानकारी जो इस प्रदेश के अंदर चल रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है। आप बताएं मुझे, विपक्ष कौन सी पार्टी का अध्यक्ष जेल में रहा हो? हमारी पार्टी का अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू 29 दिन जेल में रहे,
10,000 के आसपास कार्यकर्ताओं ने जेल काटी है। क्या अखिलेश यादव, मायावती जो बंगले के अंदर छुपे बैठे हैं, क्या वो योगी की ठोको नीति के खिलाफ योगी से लड़ सकते हैं या योगी से डरे बैठे हैं? जनता सब कुछ देख रही है। साझा करने के लिए धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पारा गिरने से सिलसिला शुरू हो चुका है और प्रदेश के अलग अलग शहरों में तमाम और प्रदूषण का स्तर बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान पहाड़ों पर पड़ने वाली तेज बर्फबारी की वजह से उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सर्द हवाएं चलेगी और लखनऊ में तापमान स्थिर बना हुआ है और सोमवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया है। सुबह में कोहरा और धुंध छाई रहेगी। आपको बता दें कि बादल के भी छाए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं मौसम में 43 से 82% तक नमी बनी रहेगी और लखनऊ की वायु गुणवत्ता के बहुत खराब और 303 दर्ज किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमीरपुर में डीएम स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगातार जागरूक करने का प्रयास कर रही है। बता दें चले स्वच्छता अभियान के तहत डीएम ने यमुना तटबंध पर स्थानीय लोगों के साथ चलाई सफाई अभियान चलाया है। डीएम ने लोगों को जागरूक कर स्वच्छता के संदेश दिए हैं। इस दौरान डीएम ने जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों पर सफाई रखने के निर्देश भी दिए हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।